क्या आपको अक्सर पेट में दर्द, गैस, उभारा या कभी कब्ज और कभी डायरिया की शिकायत रहती है? और हैरत की बात यह है कि टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं। हो सकता है ये मसला आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक आम लेकिन बहुत ही परेशान करने वाला मसला है जो हमारी आंतों को मुतासिर करता है और रोजमर्रा जिंदगी को मुश्किल बना सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईबीएस क्या है, ये क्यों होता है, इसकी अहम अलामात क्या हैं और कौन सी ग़िज़ाएं और आदात इसे बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने सुना, आज की इस वीडियो में हम आईबीएस के मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आईबीएस क्या है। देखिए, आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंतों की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी हमारी आंतें ज़्यादा हसास हो जाती हैं। हमारी बड़ी आंत का सिकुड़ना और फैलना बेतरतीब हो जाता है। ये आंतों की दूसरी बीमारियों से काफ़ी मुख्तलिफ है। इसमें ना ही कोई इन्फेक्शन होता है और ना ही कोई सोजिश देखने में आती है। इसकी कोई ख़ास वजूहात भी नहीं होती। ये एक तरह की लड़ाई है जो कि हमारे आसाबी निज़ाम और निज़ाम हाज़मा के दरमियान होती है। कुछ ऐसे अवामिल ज़रूर मौजूद होते हैं जो इस बीमारी का सबब बन सकते हैं। मसलन नंबर एक, इस बीमारी से ज़्यादातर वो लोग मुतासर होते हैं जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं और हमेशा जहनी तनाव में रहते हैं। नंबर दो, इस बीमारी का रिस्क उन लोगों में बढ़ जाता है जो बाहर के खाने और जंक फूड के शौकीन होते हैं। नंबर तीन, ये उन लोगों में हो सकती है जिनमें आंतों का इन्फेक्शन पहले से ही मौजूद हो। नंबर चार, इसके अलावा नौजवानों में हार्मोन्स की तब्दीली या उतार चढ़ाव के वक्त, ख़ास तौर पर ख़वातीन में उनके पीरियड्स के मौके पर यह देखी गई है। नंबर पाँच, अगर आपकी फैमिली में आंतों की बीमारी हो तो आप में आईबीएस होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब अलामात पर बात करें तो इसकी अलामात में पेट में दर्द रहता है, मरोड़ होती है, मतली भी अक्सर मरीजों में देखने में आती है। पेट फूला हुआ महसूस होता है। अक्सर लोग ब्लोटिंग या गैस की शिकायत करते हैं। स्टूल में म्यूकस या बलगम की तरह का एक मादा दिखाई देता है और खून भी आ सकता है। एक अहम अलामत यह है कि स्टूल पास करने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि आपकी हाजत पूरी नहीं हुई और अभी आपको मजीद स्टूल पास करना है। आईबीएस के मरीजों को कभी कब्ज और कभी डायरिया हो जाता है। अगर किसी मरीज में ये अलामात मिलती हैं तो डॉक्टर हजरात पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस मरीज को आंतों की कोई दूसरी बीमारी तो नहीं। इसके लिए वो अपने मरीज का मुआयना करने के बाद जो टेस्ट करवाते हैं उनमें ब्लड टेस्ट, स्टूल का टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई और कोलोनोस्कोपी काबिल जिक्र हैं। जब ये तमाम टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो फिर डॉक्टर मरीज की डिटेल हिस्ट्री और अलामात की बुनियाद पर आईबीएस की तशखीस करते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। इसके इलाज के लिए दो तरीके काबिल जिक्र हैं। पहला तरीका लाइफ स्टाइल चेंजेस या अपने तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली, और दूसरा तरीका है मेडिसिन या दवाएं। पहले हम बात करते हैं तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली के बारे में, जिसमें फूड डायरी एक अहम रोल अदा करती है। जी हाँ, ये एक ऐसी ग़िज़ाई डायरी है जो आपको मेंटेन करनी है और कम से कम 1 महीने के लिए। इसमें हमें रोज़ाना की इस्तेमाल करने वाली ग़िज़ाओं के मुतालिक लिखना है और ये देखना है कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारी अलामात में इजाफ़ा करती हैं और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके खाने के बाद आपकी अलामात में कमी आती है। यहाँ मैं कुछ ऐसी ग़िज़ाओं का ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ जिनके खाने के बाद मरीज़ों की अलामात में शिद्दत देखी गई। इनमें सफ़ेद आटे की रोटी, दूध, चाय, कॉफ़ी, चिप्स, फ्राई की हुई चीज़ें, मसालेदार खाने और ख़ास तौर पर बाहर के खाने शामिल हैं। अब देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि मरीज़ों की अलामात में बेहतरी का बायस बनी। इनमें दलिया, फल, सब्जियाँ और सलाद शामिल हैं। याद रखें, हर एक की बॉडी का सिस्टम मुख्तलिफ होता है और ज़रूरी नहीं कि जो ग़िज़ा किसी एक फ़र्द के लिए अच्छी साबित हो वो दूसरे के लिए भी अच्छी हो। इसीलिए
روزانہ کی بنیاد پر ڈائری مینٹین کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہاں غذاؤں کے متعلق میں نے مختصر طور پر بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے متعلق تفصیل سے بات کروں گا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب بھی کھانا کھائیں جلدی نہ کریں، آرام اور سکون کے ساتھ اچھی طرح سے چبا کر کھائیں۔ یاد رکھیں، اسٹریس اور اینگزائٹی اس بیماری کی علامات کو بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ اکثر ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں تو اس کو جتنا بھی ہو کم کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ اس کے لیے آپ اپنے رہن سہن اور وسائل کے مطابق اپنی مشغولیات میں اضافہ کریں تاکہ آپ کا دماغ پرسکون رہے، جو کہ ہماری مجموعی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کو بھی اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنائیں۔ اس طرح آپ نہ صرف اپنے آپ کو پرسکون رکھ کر اس بیماری سے بچ سکتے ہیں، بلکہ آپ اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط کر کے کئی بیماریوں سے بھی دور رہ سکتے ہیں۔ اگر ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے باوجود آپ کا اسٹریس کم نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں دواؤں کے متعلق۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس بیماری کے لیے کوئی بھی خاص دوائیں موجود نہیں ہیں۔ اس کا علاج علامات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، یعنی اگر پیٹ میں درد یا مروڑ ہے تو آپ کو اس کے لیے اینٹی اسپازموڈک میڈیسن دی جاتی ہیں۔ اگر ڈائریا ہو رہا ہے تو اینٹی ڈائریل دوائیں دی جاتی ہیں، اور قبض ہونے کی صورت میں لیگزیٹوز دیے جاتے ہیں۔ اگر اسٹریس کافی عرصے سے ہے اور مشغولیات میں اضافہ کرنے اور ایکسرسائز کرنے کے باوجود اس میں کوئی نمایاں کمی نہیں آ رہی تو پھر آپ کو ڈپریشن دور کرنے کی دوائیں بھی دیتے ہیں۔ کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی علامات میں شدت ہوتی ہے۔ ان مخصوص کیسز میں کچھ خاص دوائیں دی جاتی ہیں جنہیں کورٹیکو اسٹیرائڈز کہتے ہیں، لیکن اس کا استعمال صرف اور صرف اپنے ڈاکٹر سے مشورے اور معائنے کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ دوستو، امید ہے اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ ان مفید معلومات کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی بھی کامنٹ یا سوال ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔